हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। और ये इतिहास का जो पार्ट होगा वो है प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश विशेष में हम सिर्फ प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। जो मध्य इतिहास है उत्तर प्रदेश का, उसको हम आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता भी है तो वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में पूछता है। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे। एक चीज और, मैं इसको जानबूझ के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे जो प्राचीन इतिहास के विकास क्रम है उसमें क्रम बैठा के देखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको पूरा क्रम एक कहानी की तरह चीजें पता है फैक्ट को कि किसके बाद क्या रहा है, तो जो चीजें कभी क्वेश्चन में आ गया आपको नहीं भी पता है तो आप एक लिंक बैठा के आसानी से कर लेते हो। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं लिंक बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं करा रहा हूं। प्राचीन इतिहास का पूरा वीडियो है सिर्फ उत्तर प्रदेश से के संदर्भ में, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्राचीन इतिहास काफी ज्यादा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको हम ध्यान, मतलब उत्तर प्रदेश जुड़ी हुई और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्चुअल है ज्यादातर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। ओके, तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है, जब मानव की उत्पत्ति होती है। लेकिन मतलब अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है नवपाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, मतलब उस समय की वह बात है जब लोग पत्थरों के औजार यूज करते थे। तो उस काल को 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि पत्थर के जो हथियार होते थे मोटे पतले और फिर उससे शार्प, मतलब जिस तरह की आगे धीरे धीरे अच्छे पत्थर के औजार यूज होने लगे थे, उसी क्रम में इसको बांट दिया गया था। साथ साथ मानव विकास या मानव सभ्यता भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, उसी क्रम में इसको बांट दिया गया है। तो बात करें पुरापाषाण की, तो पुरापाषाण कितना पुराना है? ये लगभग 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा। ईसा पूर्व का मतलब जैसे अभी इस समय क्या चल रहा है, 2025, ठीक है, 2025 है। आप 2025 साल पीछे अगर जाओगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है। मतलब यहां जहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उसे माना गया ईसवी, सन ईसवी 1, ठीक है। अब यहां से आप जब पीछे जाओगे तो यहां से जो भी डेट आप लिखोगे वो लिखोगे ईसा पूर्व। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से 2025 हम पहुंच गए, 2025वें साल में पहुंच गए। तो मैं बात कर रहा हूं इसके पीछे की, तो सोचो कितना पुराना, 2500 ये इधर और उसके पीछे वाला ये पूरा मिला के 5 लाख, मतलब 5 लाख, बहुत पुरानी बात है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि यहां अगर मैं इधर से जब इस तरफ जाऊंगा पीछे की तरफ, तो मैं इधर लिखूंगा इस ईसा पूर्व, और जब मैं इधर आऊंगा मतलब उनके जन्म के बाद आऊंगा तो मैं लिखूंगा ईसवी, ठीक है। जैसे 2025 सन 2025 ईसवी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ईसवी से पहले की। तो पूरा पाषाण काल होता है 5 लाख से लेके 10,000 साल तक का जो टाइम पीरियड था, इतिहास ने उसको पूरा पाषाण का नाम दिया है, पूरा पाषाण काल। उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम रहा है उसे मध्य पाषाण काल बोला गया है। उसके बाद इधर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 6,000 ईसा पूर्व से लगभग 1,000 ईसा पूर्व, इसको हमने नवपाषाण काल नाम दिया है, ठीक है। अब इसके जब आगे बढ़ेंगे ना तो इसकी ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ऐतिहासिक काल का मतलब, अब जैसे इसे कहा जाता है कि एक इतिहास को, एक है तो ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक और एक है आद्य ऐतिहासिक। इसका मतलब यह हुआ, ये तब की बात है जब कोई लेखन वाली चीजें नहीं है, लिखित स्रोत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक काल में जब आप प्रवेश करेंगे, ये 1,000 के बाद, 1,000 ईसा पूर्व के बाद, तब आप 1,000 ईसा पूर्व अगर मैं कह रहा हूं तो आज से लगभग 35 साल पहले, क्योंकि तो जब हमारे पास लिखित स्रोत आने लगे थे, यहां पे होगा लिखित स्रोत। जब से लिखित स्रोत शुरू हो गए उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में दे देता है। एक तरफ लिखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल, फिर टाइमलाइन दे देगा 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 6,000 से 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, फिर 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो ये बस इस फॉर्म में याद करना है, बाकी और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो ये वाला टाइमलाइन है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसको भी बांट दिया गया है, मतलब 5 लाख से ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक। ये के का मतलब 1000 है, जैसे आप देखते हो ना 5K लाइक यूट्यूब में, 5K व्यू,
तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को निम्न पुरापाषाण कह दिया गया। उसी तरह 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को मध्य पुरापाषाण कह दिया गया। और इसी तरह 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कह दिया गया? उच्च पुरापाषाण काल। उसके बाद तो हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल शुरू ही होता है। अब उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां से पाए गए, तो वो स्थल कौन कौन से रहे, ये पूछता है। जैसे एक तरफ दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में पाया गया पुरापाषाण काल स्थल है या नहीं है, इस तरह के दे देगा। फिर 4 विकल्प दे देगा। तो पुरापाषाण काल स्थलों में आएगा उत्तर प्रदेश जो पाए गए हैं वो है एक बेलन घाटी, ये वाला, फिर सिंगरौली घाटी और चकिया। बेलन घाटी ये पड़ता है प्रयागराज में, सिंगरौली घाटी ये पड़ता है वाराणसी में, और चकिया पड़ता है चंदौली जिला में। ठीक है, तो ये याद रखना कि पुरापाषाण काल 3 स्थल हैं और भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यही है। ज्यादातर हिस्ट्री किताबों में आपको यही 3-4 मतलब नाम मिलते हैं। बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी वाराणसी, चकिया चंदौली। उसके बाद जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे तो यहाँ पे जो स्थल मिले, मतलब इस समय के जो स्थल मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक है सराय नाहर राय, दूसरा है महादहा, और एक दमदमा, फिर चौपानी मांडो, एक कुलडीहवा। कुलडीहवा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पहली बार खेती का साक्ष्य मिला था। खेती करने का साक्ष्य कहां से मिला था? कुलडीहवा से। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जब आप पहुंचते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। लोग पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग करने लगे थे। तो सबसे पहली अगर इंसान ने कोई धातु प्रयोग करी थी तो वो थी तांबा। तो मानव इतिहास में सबसे पहले यूज की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। तांबा के बाद लोगों ने कांसा यूज किया था, या टीन भी कभी कभी अगर आ गया ना तो तांबा के बाद टीन भी कहना, मतलब टीन भी हो सकता है, क्योंकि कांसा जो बनता है वो तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन को गला के मिक्स करके क्या बनाया जाता है? कांसा। कांसे के बाद यूज किया गया था लोहा। लोहे के बाद तो हम आज तक लोहे के प्रयोग जब होने लगा उसके बाद से मानव इतिहास की विकास किस तरह से हुआ वो तो आप देख ही रहे हो आज तक, जिस तरह से चीजें बनी है, लोहा, पुल, गाड़ियां, है ना। तो जब तांबा यूज किया जाने लगा था पत्थर के औजारों के साथ साथ, जब समय की जो संस्कृति थी उसको कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। कहा क्या गया? ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसका टाइम क्या है? जो कि नवपाषाण काल का समय है, तो नवपाषाण काल का जो टाइम लाइन है वो क्या है? 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो थी ये 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व, उससे पहले तो लोहा वगैरह भी यूज होने लगे थे, लेकिन क्योंकि ये चीजें भी मतलब पैरेलल में ये सब भी चीजें भी चल रही थी। कहीं कहीं कुछ मतलब वो संस्कृतियां उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, बल्कि कहीं कहीं जैसे मगध वगैरह उस समय जनपद काल वगैरह आने लगे थे, तो कहीं कहीं लोहा का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया था, कहीं कहीं कुछ लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इसलिए इसका टाइमलाइन अगर कोई पूछे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, देखो हर किताब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये लगभग माना जाता है। बस ये ध्यान रखा ये नवपाषाण काल की संस्कृति है, इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ताम्रपाषाणिक संस्कृति में जब आओगे तो सिंधु सभ्यता आपको आगे मिलेगी। सिंधु सभ्यता के पैरेलल अब जैसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति जब शुरू हुई थी, पत्थर और तांबे धातु का यूज हो रहा था, पर उसी में से कुछ समुदाय इतने आगे निकल गए कि एक अलग सभ्यता बन गई, कांसे का उपयोग करने लगे, और कुछ लोग अभी वही पत्थर और तांबे का यूज कर रहे थे। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता दोनों एक साथ साथ चलने वाली सभ्यता है। ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय का है, बस ये समझ लो। अब ताम्रपाषाणिक जाहिर सी बात है पहले होगी और उसके बाद सिंधु सभ्यता। तो अगर आप बात करोगे कि ताम्रपाषाणिक जो स्थल यूपी में कहां कहां देखने को मिले हैं, तो मेरठ में, सहारनपुर में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां आप हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता भी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, अब बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांसा मैंने बताया कि जब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां में लोग तांबे का यूज करने लगे, कुछ तकनीकी ज्ञान हो गया किसी तरह से कि तांबा और टीन को आपस में मिला दो, कांसा बन जाता है, और कांसा थोड़ा सा तांबे से अच्छा मजबूत होता है, उससे खेती करना आसान होगा, हथियार बनाना आसान होगा। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता जो है वो दक्षिण एशिया की पहली ऐसी सभ्यता जो नगरी सभ्यता थी, ये सब तो आप जानते हो। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो टाइम लाइन देखोगे तो 3500 से लेके 1300 मिलेगा। अब यही टाइम लाइन ताम्रपाषाणिक भी है। देखो, इसी में जब ये संस्कृति का एक समूह इतना विकसित कर गया कि वो नगरीकरण में बदल गया, मतलब जो झोपड़ियों में रहते थे, आदिवासी जीवन जीते थे, अब वो लोग नगरों की तरह जीवन जीने लगे। जो नगरीय व्यवस्थाएं थी उस सभ्यता में विकसित हो गई। तो उसका जो परिपक्व काल था, टाइम लाइन, मतलब किस समय से किस समय के बीच, तो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व मानी मेच्योर अवस्था में पूर्णतः विकसित अवस्था में थी। विकसित अवस्था में थी तो क्या थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, फिर मैं कुछ एक बार रिवीजन करा देता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन सभ्यता थी। यहाँ पे नगर होते थे, एक राजाओं का महल होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और एक निचला नगर होता था जो आम जनता का होता था। इस नगर नियोजन प्रणाली में जल निकास की प्रणाली बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि जो कॉलोनियां बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, पहली बात तो जो रोड होते थे वो समकोण पे काटते थे। उसके बाद जो इधर घर बने होते थे, घरों के पीछे से नालियां निकली होती थी, घर के आगे से नहीं, घर के पीछे से नालियां निकली होती थी, छोटी छोटी नालियां। फिर वो छोटी नालियां जाके किसी बड़ी नाली में मिल जाती थी, और वो फिर जाके कहीं दूर, नगर से दूर बह जाता था। मतलब जो आधुनिक प्रणाली है ना, वो कहीं ना कहीं इससे मेलजोल खाती थी। तो अब पीछे बना रहे हैं तो इसका मतलब उनको थोड़ा सा सफाई का, स्वच्छता का, बीमारी का ज्ञान रहा होगा, मतलब लोग इतने डेवलप हो चुके थे। मैंने बता दिया सड़कें उनको समकोण पे काटती थी, जैसे आजकल चौराहे बनते हैं, उस तरह की कुछ व्यवस्था थी। घरों में स्नानागार थे, यानी नहाने धोने के लिए व्यवस्था घरों में ही हुआ करती थी। सामूहिक स्नानागार भी थे, ठीक है, सामूहिक स्नानागार भी थे। तो सामूहिक स्नानागार से ये पता चलता है शायद कुछ सामुदायिक रिचुअल होता होगा, जैसे आज हम लोग गंगा में नहाते हैं, कुंभ का मेला लगता है, रिचुअल ही है ना, तो माना जाता है कुछ रहा होगा। भंडार गृह होते थे, मतलब जहां पे अनाज रखे जाते थे, और भंडार गृह जो बनाए जाते थे वो उनके जो चबूतरे होते थे वो पक्के होते थे ताकि सीलन ना लगे। ये उसकी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, कांस्य युगीन सभ्यता की। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्थल की जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए या सिंधु सभ्यता में पाए गए, तो वहां पे एक हड़प्पा नामक स्थान था जो रावी नदी के तट पर था। क्योंकि उस समय की सारी संस्कृतियां जो थी, अब उस समय इतने टेक्नोलॉजी तो विकसित नहीं था कि बोरवेल करो और पानी निकाल लो, तो नदियों के किनारे ही बसते थे लोग। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा वो रावी नदी के तट पे थी। सिंधु सभ्यता का ही एक स्थान था जो मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी के पास था, और चनहूदड़ो वो भी सिंधु के पास थी था। कालीबंगा, घग्गर नदी, देखो ये जो तीन चीजें हैं ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान में थे, ठीक है। लेकिन ये कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलावीरा और भी कई स्थान है, वो कहाँ पे थे, भारत में। तो कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान में था, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात, बनावली सरस्वती नदी किनारे जो अब लुप्त हो चुकी हैं, अंडरग्राउंड बह रही कहा जाता है, तो बनावली सरस्वती हरियाणा में, और धौलावीरा गुजरात में था। ये तटीय क्षेत्र माना जाता है, मतलब तटीय इलाका था सिंधु सभ्यता का। और देखिए इसकी विशेषता देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से एक निकलता हुआ पौधे वाला एक मूर्ति मिला है, ठीक है। उस मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। माना जाता है कि ये उर्वरता की देवी हैं, ठीक है, उस समय की, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ देवी की पूजा होती थी ज्यादातर, ठीक है। और हड़प्पा से ही मिला है अन्नागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है मातृ देवी की मूर्ति और पशुपति नाथ की मूर्ति, और वहीं से एक स्नानागार मिला है, और पकी हुई ईंटें मिली हैं, ठीक है, बड़ी ईंटें। सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। चनहूदड़ो से मिला है वक्राकार ईंट, और हाथी का, मतलब हाथी का चित्र मिला है, और लिपस्टिक की तरह कुछ चीजें मिली थी, कहां से, चनहूदड़ो से। अब आइए भारत में, कालीबंगा यानी घग्गर से मिले हुए हैं जुते हुए खेत और अग्निवेदिका, ऐसे 7 अग्निवेदिका मिले हैं जो आयताकार थे। कहां से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। लोथल जो एक बंदरगाह था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो व्यापार भी करता था। कहां से, अपने समय में जो विदेश में सभ्यताएं थी उनसे।
वहां लोथल से ही धान के साक्ष्य मिले हैं और दिशा मापक यंत्र मिला है। दिशा मापक यंत्र मिलने का ये संकेत है कि ये लोग जल यात्राएं करते थे, यानी व्यापार के लिए करते होंगे। बंदरगाह भी है लोथल में और दिशा मापक यंत्र भी मिला है, यानी समंदर में यात्रा करते थे जहां से दिशा का ज्ञान लगाते थे। फिर आप आ जाइए बनावली में। बनावली में आपको मिलेगा आपको हरियाणा में सरस्वती नदी किनारे था। यहाँ पे तांबे का एक बाणाग्र मिला है। क्या मिला है? तांबे का बाणाग्र। फिर गुजरात के धौलावीरा में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक ओवरव्यू था। इंपॉर्टेंट चीज आप जान गए हैं। अब आइए हम यूपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यूपी की पढ़ते हैं। देखिए यूपी में जो हड़प्पा स्थल थे, तो यूपी अगर आप हड़प्पा स्थल देखोगे तो ज्यादातर ये पश्चिमी भाग में था, पश्चिमी भारत में। तब का भारत जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था, अखंड भारत जिसको कहते हैं ना, वो वाला। तो ये है पाकिस्तान वाला इलाका। तो यहाँ पे था क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो पूर्वी हिस्सा था, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता था। जैसे ये अगर हड़प्पा सभ्यता है तो इसका पूर्वी हिस्सा पड़ेगा ये, और ये आलमगीर तक फैला हुआ था। आलमगीर कहां पड़ता है? मेरठ में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये। इसके बाद से नहीं मिले हैं, कुछ और मिले हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी बात आगे करूंगा, लेकिन अभी तक आलमगीर को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा माना जाता है जो मेरठ में है। उत्तरी हिस्सा का बात करेंगे तो मांडा है, और दक्षिणी हिस्सा का बात करेंगे तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा आपका पड़ता है कश्मीर। देखिए ये मांडा है, एक मांडी भी है, लेकिन वो मांडी पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में। आगे हम दिखाएंगे, ये है मांडी। ठीक है, ये देखिए नीचे, ये मुजफ्फरपुर में है, ये भी हड़प्पा स्थल ही है। और अगर पश्चिमी बात करेंगे, मतलब हड़प्पा स्थल का पश्चिमी छोर वो था सुतका के डोर। ठीक है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। इतना यह समझ गए। दैमाबाद कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हिस्सा महाराष्ट्र में, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी हिस्सा मांडा में कश्मीर, पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी हिस्सा सुतका के इंदौर बलूचिस्तान। ठीक, अब आइए यहाँ आलमगीरपुर जो किस नदी के किनारे था? तो ये हिंडन नदी के किनारे था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी बहती है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। ये एक हिस्टोरियन थे। ठीक है, अगर आलमगीरपुर का कुछ अलग नाम भी थे, जैसे एक नाम था परसारामपुर। ये परशुरामपुर नहीं है, परसारामपुर है। ठीक है, परसारामपुर का खेरा, ये आलमगीरपुर का दूसरा नाम था। आलमगीरपुर में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं बात करें तो यहाँ कुछ मनके मिले हैं, और रोटी बनाने वाला जो चौकी होती है वो मिली है, और मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं जिसपे मोर छपे हैं, और कुछ लिपियां मिली हैं। अब चूंकि पता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपियां पढ़ी नहीं जा सकती, तो वो चित्रात्मक हैं। ठीक है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे। ओके, अब देखिए, अब हड़प्पा कालीन कुछ और भी स्थल जो यूपी में हैं उनके नाम जान लेते हैं। जैसे एक है हुलास, तो हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। एक है बड़ा गांव कहाँ है? बागपत में। और तीसरा है मानपुरा कहाँ है? बुलंदशहर में। और कैराना कहाँ है? शामली में। और एक मांडी तो हमने बताया ही कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जेएनके में है, और मांडी अपने उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम थोड़ी सी कुछ जैसे मतलब इस समय की संस्कृतियां जो ताम्र पाषाणी संस्कृतियां थीं, या कह लीजिए कि वो संस्कृतियां जो नवपाषाण काल संस्कृतियां थी, वहां उन्हें कुछ बर्तन बनाने के आधार पे भी बांटा गया है अलग अलग स्थानों पे। ठीक है, तो कुछ स्थानों पे जैसे गौरिक मृदभांड टाइप के बर्तन बनते थे कुछ, फिर उसके बाद काले व लाल मृदभांड बनने लगे, उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड बनने लगे, उसके बाद फिर कुछ उत्तरी मतलब तो ये उत्तर प्रदेश मतलब अपना भारत का उत्तरी वाला भाग हो गया, तो काले पॉलिश युक्त मृदभांड बनने लगे। अब मृदभांड तो मिट्टी के बर्तन होते थे। मृदभांड क्या होते थे? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। गौरिक का मतलब हो गया गौर रंग, मतलब मिट्टी का रंग। ठीक है, मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा। ठीक है, तो जहां पे जिस स्थान पे ज्यादातर या जिस संस्कृति के लोग गौरिक मृदभांड का यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन जिन पे कोई लीपा पोती नहीं, बस मिट्टी से बर्तन बना लिए और बस सीधा यूज करने लगे, कोई पेंटिंग नहीं, कोई कलर नहीं,
तो उस तरह की मृतभांड को क्या कहते हैं गौरिक मृतभांड। तो इनका कलर कैसा होगा, जो मिट्टी का होगा, मिट्टी का रंग क्या होता है, भूरा। ठीक है, तो गौरिक मृतभांड कब यूज करते थे ज्यादातर लोग, ये इसका टाइम देखेंगे तो 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था, उस समय लोग क्या यूज करते थे, गौरिक मृतभांड। ध्यान रखना, इसी समय हड़प्पा काल सभ्यता भी चल रही थी, और उसके बाद ये अपना ऋग्वैदिक काल भी ट्रांजिशन में धीरे धीरे आ रहा था। ठीक है, तो ये सब पैरेलल चीजें हैं लगभग, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इसके आधार पर भी कुछ संस्कृतियों को बांटा गया था। अब अगर गौरिक मृतभांड कहाँ कहाँ यूज होते थे, अगर आप देखोगे तो आपको बिपौली मिलेगा, राजपुर मिलेगा, परसू मिलेगा, मायापुर मिलेगा, और साई पार्द मिलेगा, अतरंजी खेड़ा मिलेगा, हस्तिनापुर मिलेगा, अहिछत्र मिलेगा, बिठूर मिलेगा। ये आप एक बार देख लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने वाली चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक आप अतरंजी खेड़ा अच्छे से याद कर लो, एक हस्तिनापुर अच्छे से याद कर लो, एक अहिछत्र अच्छे से याद कर लो, एक बिठूर, ये अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सब चीजें आगे भी आपको दिखाई देंगी। अब इनकी विशेषता क्या है, कच्ची ईंट के मकान होते थे। ठीक है, ईंट बनाए जाते थे, मतलब एक सांचा मिट्टी का कुछ बना के सुखाया जाता था, लेकिन पकाए नहीं जाते थे। तो कच्ची मिट्टी का मकान होते थे, और उनका छत होता था वो झोपड़ी टाइप की होती थी, उस पर मिट्टी का लेप वेप लगा के अपना किसी तरह जीवन यापन करते थे। अब सब कुछ मिट्टी का है, तो वहां पे बाढ़ आया और सब कुछ उस सभ्यता का पतन हो गया। किसका, गौरिक मृतभांड वाली सभ्यता का पतन कारण क्या था, तो बाढ़ माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें काले व लाल मृतभांड का, तो अब काला और लाल ये क्या है, तो ये उस जाहिर सी बात है जो मिट्टी का बर्तन बनाए होंगे उस पर पेंट कर दिए होंगे। ठीक है, लाल कलर का उसका सतह बनाएंगे, उसके ऊपर काला काला टीका लगा दिए होंगे। तो इस तरह के जहां जो बर्तन यूज होते थे वो ज्यादातर हड़प्पा कालीन सभ्यता में यूज होते थे। तो कभी कभी अगर आ गया कि लाल व काले मृतभांड किस समय यूज होते थे, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, या पूरा पाषाण काल में, हड़प्पा काल में, या नव पाषाण काल में, आप याद रखना हड़प्पा कालीन सभ्यता में काले व लाल मृतभांड होते थे। मतलब मिट्टी के बर्तन बना के लाल रंग से पुताई करके उस पर काले काले टीके लगाए जाते थे। उसे ये जो पाए गए हैं काले व लाल मृतभांड, वो अतरंजी खेड़ा में पाए गए, अहिछत्र में पाए गए, हस्तिनापुर में पाए गए, और ये आलमगीरपुर। ठीक है, ये वाले। ठीक है, जब ये सभ्यता का पतन हो गया तो जो नई सभ्यताएं बनी यहाँ पे, वो क्या यूज करने लगे, काले व लाल मृतभांड। उसके बाद आता है चित्रित धूसर मृतभांड। अब ये भी देखिए, मिट्ट है तो मिट्टी का बर्तन ही, पर ये जिस संस्कृति में यूज होती थी, धूसर का मतलब भूरा, भूरा मतलब मिट्टी का रंग, उसी मिट्टी के बर्तन पे चित्र बनाने लगे। अब इसमें अंतर क्या है, अब देखिए इस वाले मृतभांड में काले व लाल, मतलब जो मिट्टी बनाते थे उसके ऊपर पूरी जो बर्तन को लाल रंग से मतलब पेंट कर देते थे, फिर उसके ऊपर काले रंग की पेंटिंग करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो उसको लाल नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस सीधे सुखाए और उसके ऊपर चित्र बनाना शुरू कर दिए। मतलब जो बैकग्राउंड है वो भूरा ही है, तो उसे कहेंगे चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। ये कब प्रयोग में आया, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता थोड़ी एडवांस संस्कृति थी, नगरीकरण वाला था, तो यहाँ पे जाहिर ठीक है थोड़ा एडवांस बर्तन भी होगा। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृति है, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो लोग फिर से गरीब हो गए। मतलब गरीब क्या, वो टेक्नोलॉजी नहीं रह गई होगी, सब कुछ वो ज्ञान नहीं रह गया होगा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। सब शहरों, अब शहर में अगर आज के शहर में भूकंप आ जाए तो सब लोग गांव भाग जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि जो लोग यहाँ से गांव जाएंगे वो वहां फिर से नया शहर बना पाए, हो सकता है उनको पास जो लोग गांव जाए उन पर जानकारी ना हो, रिसोर्स ना हो। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन नगरीकरण था, लेकिन ये जो वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृतियां थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। बस ये ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता ये नगरीकरण था, लेकिन वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक काल दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वेद जिसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है वो पहले की है, तो वेदों के बाद का जो काल है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। जिन स्थलों पे वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के प्रमाण मिले हैं वो स्थल है अहिछत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और जो खेड़ा, मथुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से मिलान करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल का है या हड़प्पा काल का है और या फिर गौरिक मृतभांड है। तो कुछ तो कॉमन है,
तो इनको नहीं देगा, या इस तरह से पूछे निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पे इन सभी संस्कृतियों के कुछ ना कुछ मतलब अवशेष मिले हैं, तो उस तरह से आप चुन सकते हो। उसके बाद आ जाता है उत्तरी, मतलब ये अपने उत्तर भारत की बात कर रहा है, काले पॉलिश युक्त मृत भांड। आप काले समझ रहे हो ना, मिट्टी के बर्तन बना उसके ऊपर काले रंग का पॉलिश कर दिए। अच्छा, ये जो लोग लाल काले जो रंग लाते थे ना, ये लोग, जैसे लाल रंग तो गेरुआ है, ये नेचुरली मिलता है, काला रंग भी इसी तरह नेचुरल कलर का यूज करते थे, कोई आर्टिफिशियल तो बनाते नहीं थे ये लोग, ज्ञान तो था नहीं उतना। तो उत्तर वैदिक काल की बात करोगे तो यहाँ पे काले पॉलिशदार, ये शब्द ध्यान रखना, काले पॉलिशदार जो मृतभांड यूज होते थे वो उत्तर वैदिक काल के हैं। वैदिक काल में चित्रित धूसर होते थे, हड़प्पा काल में काले और लाल होते थे, और उससे पहले गौरिक मृतभांड होते थे। तो उत्तर वैदिक काल स्थल ये भी वही है, मतलब स्थान तो वही रहेगा, लोग डेवलप करते जा रहे हैं, चीजें बदलती जा रही है, स्थान तो वही रहेगा ना, लेकिन फिर कुछ नई नई जगहों पे भी चीजें हो रही थी। जिस तरह से जंगल लोहा का प्रयोग करना सीख गए थे, तो लोहे के हथियार बनाएंगे। लोहे का हथियार तांबे और कांसे से ज्यादा मजबूत होता है, तो जंगल काट पाएंगे, खेत की जुताई अच्छे से कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, क्षेत्र का और प्रसार करेंगे। अब अच्छे से खेती, आज मजबूत हल और फावड़ा बनाएंगे तो अच्छी खेती करेंगे, ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। तो इसलिए इन सब का महत्व थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में ज्यादा है। ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे धातुओं की खोज या यूज ये लोग जानते गए हैं, वैसे वैसे संस्कृति का विकास बढ़ता गया है, क्षेत्र भी बढ़ता गया है। तो अब स्थल देखोगे उत्तर वैदिक काल के, तो एक अहिछत्र है, वही हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी जो प्रयागराज वाला है, श्रावस्ती जो जिला है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जब कि समय वो है जब हम लोहे का खूब धुआंधार प्रयोग करने लगे थे। तो क्योंकि अब बता ही चुके हैं कि लोहे से मजबूत हथियार बनाने लगे थे, जंगल की कटाई करने लगे, खेत की जुताई गुड़ाई भी संभव अच्छे से ठीक ठाक होने लगी, तो पैदा भी अच्छे से होने लगा। जब पैदावार होगा तो खाएंगे, खाने के बाद अधिशेष बचेगा उनके पास, जो अधिशेष बचेगा उससे व्यापार वाणिज्य करेंगे, तो व्यवस्था का थोड़ा विकास होगा। तो ये जो ऐतिहासिक काल है इसे हम कहते हैं आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता बाहर से आई थी, कहां से आए थे इस पे भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं ईरान फारस से आए थे, ठीक है, विवाद है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में उससे संबंधित चीजें जो इंपॉर्टेंट लगी हैं उसकी बात करेंगे। तो आर्य सभ्यता जो थी एक वैदिक सभ्यता थी, जो जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमलाइन है कब से कब तक ऋग्वैदिक काल था, तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल कहलाता है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व, मतलब इसके बाद 1500 से 1000 ऋग्वैदिक, फिर 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अब ये क्यों, क्योंकि जो इस समय की जानकारी है यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है और वेदों से मिलती है। लेकिन ये जो अब चूंकि ये ऋग्वेद जो है वो लिखे जाने लगे थे, लिखे तो नहीं जाते थे, लेकिन मतलब सुनने के आधार पे होती थी। ऋग्वेद तो सुनने के आधार पे मतलब लोग याद करके आगे आगे सुनाते गए अगली पीढ़ी को, फिर आगे चल के उसको संकलित किया गया। बाकी जो और 4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं आप कमेंट में मुझे बताना। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल इसलिए कह दिए क्योंकि इस समय कुछ व्यवस्थाएं जो पाई गई वो इस समय मतलब 1000 ईसा पूर्व से पहले से थोड़ी सी अलग थी, और इस समय की जो जानकारी मिलती है उसके लिए कुछ अलग ग्रंथ आ गए थे, जैसे उपनिषद वगैरह आ गए थे, और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे आ गए थे। वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप देख लेना साहित्य, मतलब ऐतिहासिक साहित्य में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, टाइमलाइन जान गए। ये 1500 से ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। बता ही दिए कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के प्रवर्तक कौन थे, आर्य, जाहिर सी बात है आर्य आया तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे, आर्य होंगे। ऋग्वेद का संस्कृति कहां पे पनपी थी, तो गंगा की ऊपरी घाटी में अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक, ठीक है। अभी हम इधर अपने यूपी और बिहार नहीं आए हैं, अभी हम किधर हैं, पश्चिमी भारत की तरफ है। अब यही लोग लोहा का हथियार लेके आएंगे, क्योंकि आर्य जो है घोड़ा का भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो घोड़े का भी यूज करते थे। एक चीज ध्यान रखना,
जो अपनी ये हड़प्पा सभ्यता है, वहां पे घोड़ा मुख्य पशु नहीं था, गाय जो है ये भी मुख्य पशु नहीं थे। लेकिन ऋग्वैदिक और वैदिक उत्तर काल में आप देखोगे तो इन सब का महत्व थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आर्य जो थे वो घोड़े का यूज करते थे तो रफ्तार उनको तेजी मिली, लोहे का यूज करते थे तो मजबूत हथियार मिले, इसलिए थोड़ा फैलने लगे। ठीक है, अभी ऋग्वैदिक का काल जो है वो पश्चिमी भारत है। कहां से? अफगानिस्तान से लेके पंजाब, ये पंजाब जो भारत में भारत वाला पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, दो सब मिला के। लेकिन उसी समय कुछ चीजें ऋग्वैदिक काल संबंधित उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगी थी। जैसे इसका जो ट्रांजिशन था, अगर आप देखोगे उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, तो ये धीरे धीरे ही हुआ होगा ना, अचानक से तो हुआ नहीं होगा। तो ऋग्वैदिक काल की भी कुछ चीजें अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाएंगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो स्थान था, ऊपरी गंगा घाटी, अफगानिस्तान से लेके वर्तमान पंजाब तक, और ये जिस क्षेत्र में बसा था उस क्षेत्र को कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। किस लिए? क्योंकि ये प्रदेश जो था, जो एरिया था जहां पर ऋग्वैदिक सभ्यता पनपी थी, वो 7 नदियों से घिरी हुई थी। 7 नदियों से घिरी हुई थी, इस वजह से इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो नदियां आप जानते ही हो, सिंधु है, सरस्वती है, सतलज है, रावी है, व्यास है, चेनाब है, झेलम। लेकिन ऋग्वेद में इनका नाम अलग मिलता है। जैसे ऋग्वेद में सतलज को सतुद्री कहा गया है, और रावी को पुरुषणी कहा गया है, व्यास को विपासा कहा गया है, चेनाब को अस्कनी कहा गया है, और झेलम को वितास्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वितास्ता। तो कभी कभी ये मैच करने के लिए दे देता है। ये क्वेश्चन कई बार आए भी हैं, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होगे तो उसमें आपको मिला भी होगा, तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। पुरुषणी को रावी, विपासा को व्यास, अस्कनी को चेनाब और वितास्ता को झेलम। तो उसके बाद इनको लोहे का ज्ञान हो गया था, तो ये लोहे को पिघलाना जान गए थे, उसको आकार देना जान गए थे, तो अच्छे अच्छे हथियार बनाते हैं। और फिर ये चल देते हैं कहाँ? पंजाब से गंगा घाटी की ओर, यानी अपने उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, गंगा के क्षेत्र में। फिर यहाँ आते हैं तो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र मिलता है। यहाँ पे जंगल काटे जाते हैं, मिट्टी भी यहाँ की अच्छी में रहती है, और गंगा यमुना तो है ही पानी का स्रोत। फिर यहाँ पे ये बसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो संस्कृति पनपती है उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का दुआब है, और ये विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है वहां तक फैले थे। याद रखना, वैदिक साहित्य में जो वैदिक साहित्य है, यानी ये वाले इस समय जो साहित्य थे, उसमें इस क्षेत्र को कहा गया है मध्य देश। किसको कहा गया है? तो गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र, या हिमालय का तराई क्षेत्र, या विंध्याचल का। तो ये यहाँ तराई से लेके विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? मध्य देश। तो मध्य देश कभी आ सकता है कि उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी वो मध्य देश की थी, तो हाँ ये सही हो जाएगा। तो मध्य देश क्या था? कुछ और नहीं, वही गंगा यमुना दोआब तराई से लेके विंध्याचल तक का क्षेत्र। ठीक है, अब यूपी में बात करें तो इसके कहां कहां देखे गए हैं क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपको पता है कि जो संस्कृतियां बन रही थी बाद में वही जाके अलग अलग महाजनपदों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब इस तरह से हम डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे, पर ये जो महाजनपद बन गए थे तो उसके जो नाम हमें पता चले, तो उससे पहले वहां पे जो चीजें थी तो हमें उन्हीं के नाम से हम उसको जानने लगे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपद बने थे, और उनमें से एक कुरु, पांचाल, काशी, वैसे तो महाजनपद 16 थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अंतर देखो, जो मैं अंतर होगा ना इन सब में, वो थोड़ा सा राजनीतिक और सामाजिक, साथ ही साथ आर्थिक, ये जो इनके आधार पे चीजों को बांटा गया है। ठीक, जैसे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना कुछ और रही होगी, राजनीतिक व्यवस्था कुछ और रही होगी। फिर जब महाजनपद बनते हैं तो राजा की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई होगी, वो सैनिक रखने लगा होगा, और अलग अलग विभाग बना दिए गए होंगे। ठीक है, तो उस आधार पे थोड़ा सा इसको अंतर करने की कोशिश की गई है। उत्तर वैदिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कुरु, पांचाल, काशी। और अब देखोगे कुरु कहां पे पड़ता है? तो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र जो है वो कुरु में पड़ता था, और जिसकी राजधानी होती थी अंशदीप। क्या होती थी? अंशदीप। और ये हस्तिनापुर भी इसको जाना जाता था। अगर छांदोग्य उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? कुरु की जानकारी
छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और वहां बताया, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि कुरु की राजधानी अंशदीप थी, जिसे हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अब ये पांचाल कहाँ था, तो पांचाल जो ये उत्तर प्रदेश का अपना कानपुर और कानपुर से वाराणसी तक का क्षेत्र है, उसे कहते, वो पांचाल के रूप में जाना जाता था। उसकी राजधानी कंपिल्य थी। कहाँ थी? कंपिल्य, जो आज का फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, ठीक है। उसके बाद एक काशी थी। काशी तो आप जानते ही हो, वाराणसी, वह यहीं पे अजात शत्रु राजा बना था। बाद में ये इतना शक्तिशाली हो जाते हैं जो मगध साम्राज्य वगैरह इनका स्थापित करते हैं, ठीक है। एक चीज और जान लो कि पांचाल में माना गया था कि यहाँ पे 60,000 ऋषियों ने मिलके महाभारत का कथावाचन किया था। तो ये कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि प्राचीन इतिहास में या उत्तर वैदिक काल में किस स्थान पे 60,000 ऋषियों ने एक साथ मिलके संपूर्ण महाभारत का कथावाचन किया था, वो कौन सा स्थान था? पांचाल। तो उत्तर वैदिक काल में जो ये जिसके काल में ये हुआ था, क्या 60,000 ऋषियों ने महाभारत का कथावाचन किया था, तो वहां का उस समय का जो राजा था वो था प्रवाहण जावली। प्रवाहण जावली जो था वो उसको बहुत ज्ञानी माना जाता था कि बहुत ज्ञानी राजा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल के, बाकी आप हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। उसके बाद थोड़ा अगर और आगे बढ़ें तो महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में क्या संबंधित चीजें थी, तो उसका जो स्रोत है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का जो ग्रंथ था वो थे भगवती सूत्र। हैं और भी, लेकिन हम जानबूझे कम लिखे क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में यही तो पूछे जाते हैं, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का था, भगवती सूत्र जो जैन धर्म का था, इनमें मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी। इस 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे हमारे यूपी में थे, ठीक है। तो हमें, चूंकि हम यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें इन 8 महाजनपदों को जानना होगा कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से। तो एक कोसल महाजनपद, काशी महाजनपद, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, वत्स महाजनपद, मल्ल महाजनपद और चेदी। ये 8 हो गए, 8 जनपद महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में पाए गए। कोसल कहाँ पाया जाता था, तो आज की जो अयोध्या, श्रावस्ती और बस्ती और लखनऊ, इस एरिया में कोसल महाजनपद था। काशी और कुरु, पांचाल ये मथुरा के आस, काशी तो आपको पता है, काशी नहीं होगा, ये काशी तो वाराणसी वाला हो गया ना, इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये कुरु और पांचाल, सूरसेन मथुरा के आसपास का पूरा क्षेत्र था। जैसे दिल्ली, कुरु कहाँ गया? दिल्ली हरियाणा वाला, और उसी के आसपास जो मेरठ वाला एरिया है पांचाल हो गया। सूरसेन मथुरा, तो मथुरा के आसपास ये सब चीजें थी, कुरु, पांचाल, सूरसेन। इसको आगे थोड़ा अब और जान लोगे। वत्स कहाँ था? प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन सा महाजनपद था? वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। और मल्ल कहाँ था? जो आज का कुशीनगर जिला है वहां पे था। चेदी महाजनपद कहाँ था? जो आज का बुंदेलखंड एरिया है, पठारी वाला, वहां पे चेदी महाजनपद था। तो ये आप नाम जान गए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ये सब कहाँ थे। तो जैसे अब कोसल महाजनपद जो यूपी में था, ये राप्ती नदी के किनारे था, ठीक है। अब कोसल महाजनपद कहाँ था? अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ। कौन सी नदी किनारे कोसल था? राप्ती नदी। राप्ती नदी को प्राचीन काल में इरावती के नाम से जानते थे। तो अभी आपने सिंधु की कुछ नदियों को देखा कि किस प्राचीन काल में ऋग्वेद में किस नाम जानते थे। अभी कोई पूछ ले प्राचीन काल में इरावती किस नदी को कहा जाता था, कई नाम दे देगा, 4 नाम कुछ भी पूछ लेगा। तो राप्ती नदी को कहते थे इरावती प्राचीन काल में। कौशल के जो यहाँ के राजा थे, इन्होंने काशी को जीता था। आपस में महाजनपद लड़ाइयां शुरू हो गई थी एक दूसरे को जीतने के लिए। कौशल के जो राजा थे उन्होंने काशी को जीत लिया, और काशी को जीतने के बाद इन्होंने अपने पुत्री का विवाह, अपनी बेटी का विवाह मगध महाजनपद के राजा बिंबिसार से कर देते हैं, और उनको काशी को दहेज के रूप में दे देते हैं। किसको? मगध के राजा को। कौशल के राजा पहले तो काशी को जीत लेते हैं लड़के, उसके बाद अपनी बेटी की शादी जब मगध के राजा बिंबिसार से करते हैं तो काशी दहेज में दे देते हैं। ये बात उनके बेटे प्रसेनजीत उनको अच्छी नहीं लगती। ये बुद्ध के, जिस समय बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति करके अपनी शिक्षा दीक्षा का प्रसार कर रहे थे, ये उस समय की बात है, क्योंकि ये प्रसेनजीत जो राजा थे कौशल नरेश, ये बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत को ये चीज अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी काशी वापस चाहिए। तो ये आजाद, मतलब पहले तो काशी पे हमला करते हैं,
वहां का राजा कौन रहता है? अजातशत्रु, हम पहले ही पढ़ चुके। लेकिन अजातशत्रु से ये हार जाने के बाद फिर ये अजातशत्रु के बेटी से शादी कर लेते हैं, और जब अजातशत्रु के बेटी से शादी कर लेते हैं तो उसी काशी को वापस दहेज में ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद काशी अपनी कल्चर संस्कृति के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे शिक्षा, समृद्धि, व्यापार का केंद्र के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन आ गया कि प्राचीन काल में महाजनपदों में से किसे शिक्षा, समृद्धि और व्यापार का केंद्र के रूप में जिसकी पहचान किसकी थी? तो काशी की थी, याद रखना। और ये अब इसी से हिस्ट्री जान ही गया है कौशल के साथ क्या संबंध था इसका। उसके बाद आता है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली हरियाणा के आसपास पड़ता है। ठीक है, मतलब उसी एरिया में आता था। इसका थोड़ा महत्व उस समय कम हो गया था, लेकिन वैदिक काल में इसका महत्व ज्यादा था। फिर चले आगे बढ़े तो एक उत्तर प्रदेश का और महत्वपूर्ण महाजनपद है, वो है पांचाल। इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तर की तरफ थी, एक दक्षिण की तरफ। तो जो पांचाल की जो उत्तर वाली राजधानी थी उसे कहते थे अहिछत्र, जो आज की बरेली के आसपास था। और जो दक्षिण वाली राजधानी थी पांचाल की, वो थी कांपिल्य, ये बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास था। ठीक है, और अगला जो इंपॉर्टेंट महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाया जाता था वो वत्स है। ये प्रयागराज का जो एरिया आज का है, प्रयागराज कौशाम्बी सब मिला के मतलब बड़े बड़े एरिया होते थे, तो उसे वत्स के नाम से जाना था। वो वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे। कुछ यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, कभी कभी आता है कि इस महाजनपद की राजधानी यहाँ कहाँ थी। तो हम यूपी की बात करें तो हम 16 नहीं पढ़ेंगे, वो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। यूपी वाले जो थे, यूपी में मल्ल था, काशी था, कौशल था, वत्स, चेदी, सुरसेन, कुरु, पांचाल। मल्ल की राजधानी कहाँ था? कुशीनारा, पावा। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, अब जानते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज वाला। चेदी की राजधानी ये सुक्तिमती था, और सुरसेन की राजधानी मथुरा था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था, और पांचाल के हमने बताया कि दो था, एक कांपिल्य और एक अहिछत्र। ये है नॉर्थ वाला का अहिछत्र, और कांपिल्य है साउथ वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आज के समय में सभी देश लोकतांत्रिक और गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये होता है, गणराज्य है ना, इसको कहते हैं रिपब्लिकन नेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो किसी देश का मुखिया होगा वो कोई राजा नहीं होगा, बल्कि लोगों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब या गणराज्य का मतलब ये होता है कि वहां का राजा नहीं, कोई राजा नहीं, मतलब जो भी राजा, अगर राजा होगा, आज तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन तब राजा ही होते थे। लेकिन उस समय भी जो राजा बनते थे तो कुछ ऐसे राज्य थे जहां का राजा चुना जाता था, या तो लोगों के द्वारा या लोगों द्वारा बनाए गए कुछ समितियों के माध्यम से वो राजा चुना जाता था। तो ऐसे जो कुछ गणराज्य थे उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। तो उस समय अगर कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या जनपद या महाजनपद गणराज्य हुआ करते थे, तो वो इनमें से कोई नाम दे देगा और पूछ सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो अंग्रेज है हमारे ऊपर शासन करते थे, ये कहते थे कि ये लोग जंगली हैं, इन्हें हम सभ्य बनाने आए हैं, इन्हें हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सिखाने आए हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 2,500-3,000 साल पहले हमारे यहाँ ये सभ्यताएं पहले से थी। मतलब ये डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन सिस्टम, ये सब हमारे यहाँ पहले से थी, मतलब प्राचीन काल से 3,000 साल पहले डेवलप हो चुकी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही हमारे यहाँ कुछ गणराज्य थे। ऐसे कितने गणराज्य यूपी में थे? तो 7। कौन कौन से? एक शाक्य, कोलीय, मौर्य, और कुशीनगर का मल्ल, पावा का मल्ल। ये मल्ल अभी आपने देखा ना, इसके 2 राजधानी थे यहाँ पे, यहाँ पे ये राजधानी, कुशीनगर, एक पावा। तो एक कुशीनगर का मतलब मल्ल वाला जो एरिया था वो भी गणतांत्रिक था। ठीक है, उसके बाद मग्ग, फिर कल्लाम। उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य पाए जाते थे, शाक्य, कोलीय, मौर्य, मल्ल, जिसमें कुशीनगर का मल्ल और पावा का मल्ल आ गया, फिर मग्ग, फिर कल्लाम। ठीक है, ये नाम याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। महाजनपद आप भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इनकी विशेषता तो आप जानते ही हो कि आप गणराज्य जानते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, राजा जो है वो चुना जाता था। अब राजा चुना जाएगा तो निरंकुशता कम होती थी। हिमालय की अगर तलहटी में जाओगे आप, तराई वाले एरिया में, मतलब यूपी के अलावा, वहां भी कुछ गणराज्य थे, लेकिन यूपी में कितने गणराज्य थे? 7।
इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि यूपी में कितने गणराज्य थे? तो ये उस समय बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के कुछ जो साहित्य पाए गए जैसे जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में ये जानकारी मिलती है कि वहाँ प्राचीन काल में गणराज्य हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में 7 हैं। उसके साथ साथ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जैसे महासम्मत, एक संस्थागार, एक अष्टकुलक, ये क्या थे? तो ये जो जैसे राजा चुना गया तो उसके सहायता के लिए कुछ लोग होते थे, यानी जैसे आज के मंत्री होते हैं तो मंत्रियों से मिलके मंत्रिपरिषद बनती है, तो इसी तरह उस समय राजा को सहायता देने के लिए कुछ लोगों का समूह बनता था जिसे परिषद कहते थे। ठीक, उसे परिषद कहते थे। परिषद में भी लोग चुने हुए जाते थे। तो परिषद वो परिषद जहां पे रहते थे या जहां से बैठ के डिसीजन लेते थे उसे कहते थे संस्थागार। क्या कहते थे? संस्थागार। मतलब परिषद के लिए भवन था, जैसे आज हमारा संसद भवन है, उसी तरह उस समय मतलब प्राचीन काल में उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल के समक्ष जो गणराज्य थे उस समय जो जहां से नीति निर्णय बनाए जाते थे उसे कहते थे संस्थागार। ठीक है। और महासम्मत किसे कहते थे? सर्वसम्मत से चुने गए राजा को क्या कहते थे? महासम्मत। ध्यान रखना, वो राजा जो चुना गया हो सर्वसम्मत से उसे कहते थे महासम्मत। और जो परिषद होती थी जहां बैठती थी उसे कहते थे संस्थागार। और अष्टकुलक क्या होती थी? तो सदस्यों की जो प्रमुख सभा होती थी। जैसे इतना समझ में आ गया? तो ये महासम्मत याद रखना, चुना हुआ राजा। संस्थागार क्या होता था? परिषद के लिए जो भवन होता था उस भवन को कहते थे। और अष्टकुलक क्या होता था? तो सदस्यों की जो प्रमुख सभा होती थी, जो बैठकें होती थी, उसे क्या कहते थे? अष्टकुलक। अब उसके बाद जब अब ये तो हो गया राजनीतिक, और प्राचीन काल में जो कुछ धार्मिक आंदोलन चले थे, क्या हुआ था? धार्मिक आंदोलन कौन से वाले? प्राचीन काल में तो उस समय उस धार्मिक आंदोलन निकला था क्या? एक बौद्ध धर्म निकला था और एक जैन धर्म निकला था। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार या बौद्ध धर्म का संबंध उत्तर प्रदेश में किस हद तक था उसको देखते हैं। तो बौद्ध धर्म एक जो शाक्य गणराज्य था वहां से इनका संबंध था। किसका? तो शाक्य से बुद्ध का संबंध था। क्यों? क्योंकि ये कौशल के मतलब वहां उनके शाक्य गणराज्य की जो राजा थे उनके ही बेटे थे। ये कहां पड़ता था? कौशल महाजनपद में। ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। कहां पे? श्रावस्ती में ही इतना ज्यादा उपदेश क्यों दिए हैं? क्योंकि जब वर्षा के समय में जब वो पर्यटन या जो भ्रमण नहीं कर पाते थे तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में ही रुका करते थे। ठीक है। वर्षा के समय जो 4 महीने का समय 3 महीने का समय होता था ये वहीं पे रहते थे श्रावस्ती में। इसलिए बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश श्रावस्ती में दिया है। इतना समझ गए? उसके बाद आप कुछ ये जेवतन और पुब्बाराम ये कुछ और नहीं बल्कि विहार के नाम है। बौद्ध को पता है, बौद्ध में एक स्तूप हुआ करते हैं और एक विहार। स्तूप वो होते हैं जहां पे बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, मतलब ये पूजा स्थल होता है। और विहार वो होते हैं जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यानी निवास स्थान। तो ये जेवतन और पुब्बाराव ये बुद्ध को दान में मिले थे। ये दोनों विहार मतलब ये निवास स्थान है बौद्ध भिक्षुओं का, ये दोनों दान में मिले थे। इन्हें कौन दिया था? तो कुछ व्यापारी थे। जैसे जेवतन वाला है, इसको कोई महिला थी, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी कोई रानी थी, उन्होंने अपने गहने बेच के ये जेवतन को खरीदा, उसके बाद बुद्ध को दान में दे दिया। ठीक है। तो जेवतन और पुब्बाराम ये बौद्ध विहार हैं। फिर हम थोड़ा वत्स की बात करते हैं। मतलब वत्स जो गणराज्य है या महाजनपद है ये बुद्ध से कैसे संपर्क था? तो यहाँ का जो राजा था उदयन जो है घोषित राम नाम का एक बौद्ध विहार बुद्ध को दान में दिया था। ठीक है। तो वत्स जो महाजनपद था वहां का राजा उदयन ने घोषित राम नाम का एक विहार बुद्ध को दान में दिया था। ठीक है। वत्स की राजधानी को पता है कि कौशाम्बी थी, प्रयागराज वाला एरिया है। और बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो आपको पता है सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब बुद्ध के पहले उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। मतलब बुद्ध की जो उन्होंने उपदेश दिया उसे हमने क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी बौद्ध धर्म का चक्र अब यहीं से शुरू हो रहा है। तो क्योंकि पहला उपदेश था बुद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ शुरू हुआ यहीं शुरू हुआ। ठीक है। ऋषि पत्तन में यानी सारनाथ ने 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था।
ये इंपॉर्टेंट घटना है, महाचक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद एक महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो भी उत्तर प्रदेश से में ही हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? पावा में, ठीक है, पावापुरी भी कहते हैं इसको। गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी को प्राचीन काल में हिरण्यवती कहते थे, ठीक है। ये सब नदियों के प्राचीन नाम थोड़ा याद करते जाना। गंडक नदी को हिरण्यवती कहते थे। तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उनके कुछ अवशेष यानी राख को कई जगह, कई स्थानों पर रखा गया, मतलब स्तूप बनवाए गए और वहां पे बुद्ध के अवशेष रखे गए। तो ऐसे जो बुद्ध के अवशेष यूपी में कहाँ कहाँ हैं वो हम देखते हैं। तो कपिल वस्तु में है, कुशीनारा में है, रामग्राम में है और पावा में है। ओके, अब जो कपिल वस्तु का जो अवशेष रखा गया, जाहिर सी बात है स्तूप बनवाया गया होगा पहले, है ना। तो स्तूप बनवाया गया होगा, तो कपिल वस्तु का स्तूप किसने बनवाया था? तो शाक्य के राजा ने बनवाया था। कुशीनारा का कौन बनवाया था? मल्ल के राजा ने बनवाया था। रामग्राम का स्तूप कौन बनवाया था? कोलीय महाजनपद के लोग बनवाए थे। पावा वाला कौन बनवाया था? मल्ल, क्योंकि ये मल्ल की राजधानी हुआ करती थी। इतना समझ गए। और अब थोड़ा देखते हैं उत्तर प्रदेश में बुद्ध धर्म से संबंधित और कौन कौन से स्थान है। जैसे कपिल वस्तु है, आपको पता है। सारनाथ है, पता है आपको। कुशीनगर है, आपको पता है। श्रावस्ती है, आपको पता है। रामगाम है, आपको पता है। पावा है, आपको पता है। देवदाह है, आपको पता है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि यहाँ सब पे क्या हुआ था, यहाँ सब पे क्या हुआ था, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या है और कौन कौन से स्थल हैं। तो जैन धर्म के जो पहले प्रवर्तक थे, जिसे प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है ऋषभदेव। तो वो कहाँ से थे? अयोध्या से थे, मतलब उनका जन्म ही अयोध्या में हुआ था। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ से हुआ था? अयोध्या से। तो ये अयोध्या के थे, ये यूपी के हुए। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर, ठीक है, महावीर 24वें हैं। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। इनका सब जो संबंध था वो था काशी, आज के वाराणसी से, ठीक है। वाराणसी से इनका संबंध था पार्श्वनाथ का। कभी कभी पूछ लेता है ऋषभदेव का संबंध कहाँ है? अयोध्या से। और पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ है? वाराणसी या काशी से। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों की स्थापना की थी। आप पता है ना, ये जैन धर्म में 5 महाव्रत पाए जाते हैं। कितने? 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत में से जो 4 है वो 23वें ने किया था, यानी पार्श्वनाथ ने किया था। और एक जो अलग से जोड़ा गया था वो महावीर ने जोड़ा था, यानी 24वें तीर्थंकर ने जोड़ा था। तो जो 4 महाव्रत थे इनके, एक अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था और अपरिग्रह था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसको पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। और जो 5वां है, जो ब्रह्मचर्य है, ठीक है, 5वां इनका महाव्रत क्या है? ब्रह्मचर्य, उसे महावीर ने जोड़ा था। इनके अनुयायियों को, किसके अनुयायी को? पार्श्वनाथ, जिनका संबंध काशी से था, इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। तो निर्ग्रंथ कौन थे? आ सकता है जैन धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो जैन धर्म के अनुयायी हो गए निर्ग्रंथ। और विशेषतः ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का जो केंद्र थे, जो स्थान है, वो जैन धर्म से संबंधित थे, वो कौन कौन से हैं यूपी में? तो मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी और रौनाही, ये सब जो हैं किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये सब यूपी में पाए जाते हैं स्थान। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। आप जाके पुराने क्वेश्चन देख लो, फिर आपको यकीन हो जाएगा ये सब स्थान कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है। और आपको प्राचीन इतिहास में क्या मिलेगा? एक साहित्य वाली चीजें मिलेंगी, या फिर जो उस समय कि ये स्तूप कहाँ बना है, वो स्तूप कहाँ बना है, ये स्तंभ कहाँ लगा है, वो स्तंभ कहाँ लगा है। इसे तो हम आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में कवर करेंगे, जो 1 घंटे का वीडियो होगा। और उसी एक आर्ट एंड कल्चर में हम प्राचीन से लेके मिडवल तक का आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए उसको अलग से कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाला, इसलिए यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए आप ऐतिहासिक जो स्थान है यूपी में, वो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद भागवत धर्म, उसी को वैष्णव धर्म भी कहते हैं, और शैव धर्म, मतलब ये तो हिंदू धर्म के भाग है, ठीक है। जिसे सनातनी धर्म, तो सनातन धर्म के ये भाग हैं। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये प्राचीन काल की बात कर रहा हूं मैं। आज तो पूरा भारत है, पूरा यूपी है। जैसे एक मेगास्थनीज, इसकी जो किताब है इंडिका नामक किताब किसने लिखा है? इंडिका।
इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा था कि सूरसेन यानी मथुरा, वहां के निवासी किसकी पूजा करते थे? हेराक्लीज। हेराक्लीज से उसका मतलब था कृष्ण से, वासुदेव कृष्ण से। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि मेगास्थनीज की इंडिका में कृष्ण की पूजा की बात की मतलब जिक्र किया गया है, तो हाँ किया गया है। उसके बाद भीतरी अभिलेख आपको कहाँ मिलेगा? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक अभिलेख मिलेगा जिसे भीतरी का अभिलेख, भीतरी अभिलेख कहते हैं, भीतरी स्थान है। वहां भी ये प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में वासुदेव की पूजा, वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी, यानी और उसके लिए, किसके लिए? वासुदेव की पूजा के लिए गांव को दान किया गया था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो भीतरी अभिलेख गाजीपुर से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद प्रथम शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल में है, जो ये मतलब थोड़ा आगे का है, गुप्त काल में पाया जाता है, जो भगवत धर्म से संबंधित है। कौन सा? दशावतार, जो पड़ता है देवगढ़, आज के ललितपुर जिले में। कभी क्वेश्चन आ जाए, आता ही है कि दशावतार का मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। तो ये प्रथम शिखर युक्त था, क्योंकि पहले के जो मंदिर थे वो ऐसे बनते थे। ठीक है, ये हो गया दरवाजा और ये हो गया मंदिर। लेकिन ये दशावतार का मंदिर देवगढ़ वाला ऐसा पहला मंदिर था जिसमें शिखर बनाया गया था। ठीक है, अब ये गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ही गुप्त काल में शुरू हुई। ये ध्यान रखना, ये है देवगढ़। देवगढ़ में नाम है दशावतार मंदिर। ठीक है, स्थान की बात करेंगे, कौन कौन से स्थान जो संबंधित थे भागवत धर्म से। आज तो पूरा भारत ही संबंधित, पूरा यूपी संबंधित है, लेकिन उस समय कुछ प्रमुख हुआ करते थे, जैसे काशी जो आज भी है, मथुरा जो आज भी है, अयोध्या जो आज भी है, प्रयागराज जो आज भी है। मतलब जहां जहां आपको आज हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित प्राचीन जहां जहां मंदिर या स्थल मिलेंगे, पूजा स्थल, वो आप समझ लो कि वो प्राचीन में रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शैव धर्म की बात करेंगे तो शैव धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो गोरखपुर में था। हठ योग जो संप्रदाय है, गोरख संप्रदाय। ठीक है, तो ध्यान रखना, शैव धर्म गोरखपुर, और बाकी भागवत धर्म या वैष्णव धर्म ये मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज वगैरह। ठीक है, चलते हैं आगे। मौर्य काल में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या विशेष रहा है, मतलब परीक्षा के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो मौर्य काल का कार्यकाल काम आपको पता है, अभी हम ईसा पूर्व में ही है, बाहर नहीं आए हैं। एक वही मंदिर छोड़ के, कौन सा? देवगढ़ वाला मंदिर छोड़ के, जो गुप्त काल में बना था। खैर वो तो अलग चीज थी, क्योंकि प्राचीन काल में पहली बार कोई मंदिर ऐसी थी जो शिखर युक्त बनने लगी, इसलिए उसका जिक्र हम यहाँ पे कर दिए थे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ईसा पूर्व की ही बात कर रहे हैं। मौर्य काल की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त के जो पिता थे उन्होंने मौर्य राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य राज्य कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर के पास, जिसकी राजधानी थी पिपलीवन। तो पिपलीवन की राजधानी को क्या थी? मतलब पिपलीवन किसकी राजधानी थी? वो तो मौर्य राज्य की। और मौर्य राज्य कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोरखपुर में। ठीक है, अगर ये मौर्य वंश की बात करेंगे कि मौर्य वंश का संबंध उत्तर प्रदेश में किस स्थान से रहा है, भारत भी, मतलब उत्तर प्रदेश भी था। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे सहगौरा का अभिलेख है, पूछ ले कि ये मतलब मौर्य कालीन से संबंधित कुछ अभिलेख, जैसे स्तंभ लेख, ये अशोक वाले हो गए। और कुछ विशिष्ट जैसे सोहगौरा का अभिलेख, ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है। सोहगौरा का अभिलेख उत्तर प्रदेश में कहाँ है? गोरखपुर में है। किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में। और किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं वो कौन सी भाषा है? हिंदी। पर ये जो मैं लिखा है ये कौन सी लिपि है? तो ये है देवनागरी। ठीक है, वो भाषा है हिंदी, और लिपि कौन सी है जिसमें मैं लिख रहा हूं? वो है देवनागरी। इसी तरह सोहगौरा अभिलेख भाषा जो थी वो है प्राकृत भाषा, हिंदी नहीं थी, संस्कृत नहीं थी, कौन सी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन थी? ब्राह्मी। उसके बाद अगर बात करें कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए गए, तो ऐसे 5 स्थान हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये याद रखना, मौर्य काल में ज्यादातर भाषा प्राकृत ही चलती थी। तो उत्तर प्रदेश में जो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं वो है अहरौरा, जो मिर्जापुर में है। और मेरठ वाला जो अशोक का अभिलेख था उसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठा ले गया था। और अशोक के अभिलेख प्रयागराज में पाए जाते हैं, सारनाथ में तो है ही, जिसे बाद में राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया, आपने देखा होगा वो 4 सिर वाला। कौशाम्बी में भी अशोक के स्तंभ लेख पाए गए हैं। कुछ अन्य हैं जैसे धमेख और चौखंडी। तो धमेख और चौखंडी इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये पत्थर के नहीं बने हैं, ये बल्कि ईंट और रोड़ी यानी जो गिट्टियां होती हैं ईंट के साथ जोड़ के अभिलेख बनाया गया है।
ठीक है। तो ये धमेख और चौखंडी, बाकी जो ये सब हैं इन्हें पत्थरों को काट के बनाया गया है। वो पत्थर चुनार से या मथुरा से लाते थे। ये आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में तो हम पढ़ेंगे ही। तो मथुरा और चुनार से लाए गए पत्थरों को काट काट के जो स्तंभ बनाए गए, उसमें जो कुछ लिखा गया वो ऐसे, तो अशोक के 13 अभिलेख हैं और कितने 13 स्तंभ लेख हैं और छोटे छोटे लेख भी हैं, ताम्र लेख वगैरह। तो अभी हम तो इस तरह के 5 अभिलेख यूपी में पाए गए, अरौरा, मेरठ, प्रयागराज, सारनाथ, कौशाम्बी, ठीक है। और जो धमेख और चौखंडी वाले हैं ये पत्थर के नहीं बल्कि ईंट और रोड़ियों से बनाए गए हैं। ओके। मौर्यकालीन प्रशासन जो थी वो थी केंद्रीकृत मतलब सब कुछ राजा के कंट्रोल में हुआ करता था। और राजा के बाद प्रशासन को राजा ने 18 विभागों में बांट दिया गया था और उन विभागों को तीर्थ कहते थे। तो पूछा जाए कि मौर्यकालीन प्रशासन में तीर्थ क्या थे, या फिर ये पूछ ले प्राचीन काल में तीर्थ नामक संस्था क्या थी, तो वो प्रशासनिक विभाग थे, ठीक है। तो तीर्थ क्या थे, प्रशासनिक विभाग थे मौर्यकाल में। और फिर इन विभागों में कुछ जो अधिकारी होते थे उनके अब 18 हैं, 18 विभाग हैं, तो अधिकारी भी कितने होंगे 18, लेकिन हम सब तो याद नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं देखा हूं कि हमेशा क्वेश्चन में कई बार रिपीट करके बार बार आया है, कभी मतलब अलग अलग फॉर्म में मैच करने के लिए दे देगा। तो अगर आप 4 इस मुख्य का जानते रहोगे तो अगर इन चारों में से कोई एक आपको कहीं दिख गया तो एलिमिनेट करने में तो आसानी हो जाएगी ना। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने 4 लिख दिया, बाकी 18 को तो नहीं लिखा मैं, बाकी आप हिस्ट्री पढ़ते ही हो, उसमें आप देखे पढ़े ही होगे। तो समाहर्ता इसे कहते थे राजस्व विभाग, जैसे आज अपने यहाँ राजस्व विभाग है वैसे उस समय के राजस्व विभाग को क्या कहते थे, ये जो अधिकारी होता था उसे कहते थे समाहर्ता, और विभाग जो कहलाता था वो तीर्थ कहलाता था। संधिदाता क्या होता था, वो कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। संधिदाता कौन होता था, तो जो कोष विभाग होता था जहां पे पैसे रखे जाते थे या धन कर के संग्रहण करके जो जहां रखा जाता था उसकी देखभाल कौन करता था, सन्निधाता। और खर्चा कहाँ करना है, कहां से क्या लाना है, इसकी देखरेख कौन करता था, समाहर्ता जो अधिकारी था। कर्मांतिक अधिकारी किसे कहते थे, तो जो कर्मांतिक होता था वो उद्योग विभाग का, जैसे अपन यहाँ उद्योग मंत्री होते हैं तो उस समय के जो उद्योग विभाग का मुख्य होता था या अध्यक्ष होता था उसे कहते थे कर्मांतिक। होते थे अंतर्वसिक, ये कौन होते थे कि साम्राज्य के जो निजी रक्षक होते थे, मतलब साम्राज्य के यानी राजा के और जो पूरे राज्य के जो निजी रक्षक होते थे साम्राज्य के, उसे क्या कहते थे, अंतर्वसिक। कर्मांतिक उद्योग विभाग का अधिकारी, सन्निधाता कोष विभाग का अधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी, और ये तीर्थ के जो मुखिया होते थे उन्हें कहते थे अमात्य। ये अमात्य मतलब जो ऐसे आज के मंत्री हो गए, और ये कौन हो गए, जैसे आज के सचिव हो गए। ठीक, आगे बढ़े। तीर्थ को छोटे विभागों में बांटा गया था, छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया, जैसे आप देख ही लिए हैं, कोषाध्यक्ष और उद्योग विभाग, साम्राज्य विभाग, इस तरह का। उसी समय एक मतलब कुछ और भी चीजें थी, जैसे पन्याध्यक्ष। ये कौन क्या करता था, ये वाणिज्य विभाग का जो मुखिया होता था, व्यापार का जो चीजें होती थी ना, तो उस विभाग का जो मुखिया होता था उसे कहते थे पन्याध्यक्ष। एक एग्रोनोमोई होता था। एग्रोनोमोई क्या करता था, जो उसमें सड़क वड़क बनते थे ना, मार्ग निर्माण और राजस्व विभाग, उसका ये मुखिया होता था। कौन, ये एग्रोनोमोई। एक होते थे रूपदर्शक, ठीक है, ये अदप है, रूपदर्शक है। ये होते थे मुद्रा विभाग, जो पैसे वैसे छापती थी, ठीक है। तो मुद्रा विभाग का जो अध्यक्ष कौन होता था, मंत्री कौन होता था, या अमात्य कौन होता था, उसे कहते थे रूपदर्शक। ठीक, जब मौर्य शासन कमजोर पड़ गया तो धीरे धीरे टूटने लगा, ठीक है, टूटने लगा तो अलग अलग जो राजवंश थे वो स्थापित हुए। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो चूंकि मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो और जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म मतलब आज का जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण धर्म था वो कमजोर पड़ने लगा था। तो इस काल में जब मौर्य काल कमजोर पड़ने लगे, मौर्य के राजा कमजोर पड़ने लगे, बृहद्रथ, तो इनका जो एक अधिकारी था पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये याद रखना, ये अक्सर कभी कभी ना क्रम पूछ लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पतंजलि किसके समकालीन है, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और ये गुप्त वंश के कुछ राजा, और ये पुष्यमित्र शुंग भी दे दिया था। तो पतंजलि जो है वो शुंग वंश के में थे, और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने एक महाभाष्य लिखा था। वो महाभाष्य क्या था, तो व्याकरण पे एक ग्रंथ था। इसकी जानकारी किसकी जानकारी, कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की।
इसकी जानकारी तो हमें ये पतंजलि के लिखे महाभाष्य से भी मिलती है और कालिदास के जो नाटक हैं मालविका का अग्निमित्र उससे भी मिलते हैं। और अयोध्या का एक अभिलेख है, अयोध्या का अभिलेख किसका है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख जानकारी मिलती है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या, मतलब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, तो मौर्य काल का शासनकाल अगर आप देखोगे तो मौर्य काल का जो शासनकाल होगा वो 321 से लेके 185 ईसा पूर्व, ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। यहां अगर मौर्य काल लिखेंगे तो 185 लिखेंगे। मालविका अग्निमित्र एक नाटक है और कालिदास ने लिखा था। इसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और वहां उस समय की मतलब महिला थी मालविका, उनकी लव स्टोरी मतलब उनके प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। और मालविका अग्निमित्र में यह भी लिखा गया है कि इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये कैसा यज्ञ होता है जिसमें पूजा पाठ यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता है, तो घोड़ा जहां तक चला जाता है वो सारा राज्य किसका माना जाता है, जिसका घोड़ा होता है। अब जहां तक घोड़ा जा रहा है इसका मतलब कि वो राजा का वो क्षेत्र है। अगर उस राजा से कोई शक्तिशाली होगा तो वो अपने आप घोड़े को रोक लेगा। अगर वो घोड़े को रोक लेगा तो इसका मतलब वो उनको चुनौती दे रहा है, तो फिर वही क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध होंगे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि शक्ति अपनी शक्ति दिखाने का एक तरीका था कि मेरा घोड़ा जहां तक जा रहा है वो सब मेरा एरिया है, किसी की हिम्मत नहीं उसे वो रोक दे। ठीक है, दूसरे प्रदेश में घुस गया अगर वहां भी चला जा रहा है तो इसका मतलब कि वो वहां का जो राजा है इनसे डरता है या इनकी अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, तो शक्ति का प्रतीक था एक प्रकार से। उसके बाद शुंग वंश के बाद आता है कण्व शासक, कण्व वंश। इसके यूपी में ये आते हैं अपने शुंग वंश के बाद कण्व वंश, फिर कण्व वंश के ऊपर शकों का आक्रमण होता है। फिर चूंकि शक्र विदेशी थे, बाहरी थे, तो ये फिर इनका शासन स्थापित होता है भारत विजय के उपलक्ष्य में। जब ये आके कण्व शासक को हरा देते हैं और शक शासन की स्थापना कर लेते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये शक संवत जारी करते हैं। ठीक है, शक संवत जारी करते हैं कब, तो 73 ईसा पूर्व। इनकी जो राजधानी थी, एक तो ये पश्चिमी, चूंकि अब भारत इधर ये है तो ये इधर से आए हैं, फिर इधर आके कण्व वंश को भी हरा देते हैं यूपी में आके। ठीक, तो इनकी एक राजधानी पश्चिमी भारत में थी और एक अपने यूपी के पास। तो इनकी जो दूसरी राजधानी थी शकों की वो थी मथुरा। अब जैसे ये देख लो, मौर्योत्तर काल में एक देसी शासक थे और एक विदेशी शासक थे। तो देसी शासक में शुंग वंश हो गए, कण्व वंश हो गए, सातवाहन हो गए और चेदी हो गए। और विदेशी शासक जो बाहर से जाके भारत में मतलब राज्य स्थापित किए, एक तो इंडो ग्रीक थे, फिर शक थे, पार्थियन थे और कुषाण थे। इन्हें इसी तो आप हिस्ट्री में पढ़ी होंगे। उसके बाद चलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने गुप्त काल की जो स्थापना कौन किया था, वो तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, उनका नाम था श्रीगुप्त ने श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना किया था। पर यूपी की बात करेंगे और मेन चीजों की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम, इनका कार्यकाल था 309 से लेके 309 ईस्वी से लेके, अब देखो हम इस ईसा पूर्व बाहर आ गए, क्योंकि हमने देखा कि मौर्य कहां से थे, मौर्य 321 से लेके 185 ईसा पूर्व थे। ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व के बाद ये शुंग वंश की स्थापना होती है। फिर शुंग वंश की स्थापना होती है कब, 185। फिर 73 ईसा पूर्व में कौन आ जाता है शक आ जाते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग छोटे मोटे शासक आते रहते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन जो फिर आगे जाके व्यवस्थित रूप से जो केंद्रीय मतलब मजबूत शक्ति स्थापित होती है वो होती है गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल, अब देखो ये 73 ईसा पूर्व है, तो 73 साल बाद 0 आ गया होगा, फिर 1 से शुरू होगा, फिर ये प्लस में आ गया, मतलब ईसा पूर्व में आके अब ईस्वी में आ गए। ठीक है, समय का मतलब ये टाइम को जो है इस तरह से मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी है, ईस्वी से इधर ईसा पूर्व, ईस्वी से आगे मतलब ईस्वी लगाते ही है। तो 319 ईस्वी से लेके 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त फर्स्ट का कार्यकाल है। और इनका जो राज्य था वो लगभग अयोध्या से लेके प्रयाग तक फैला हुआ था। इन्होंने स्वर्ण के कुछ सिक्के जारी किए थे, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने स्वर्ण के कुछ, एक चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य काल के हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त काल के हैं। इन्होंने कुछ स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे जिसपे राजा रानी
राजा रानी का चिन्ह अंकित है। कुछ और भी गुप्त काल में सोने के सिक्के पाए गए जिसपे राजा को वीणा बजाते दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, याद करने वाली चीजें हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया था, इन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त, दक्षिणापथ और आटविक क्षेत्र को जीत लिया था। दक्षिणापथ क्या होता था कि मतलब जैसे ये भारत है, ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है, यहाँ भी राज रहे होंगे मतलब होते थे ना, तो एक रास्ता बना था दक्षिणापथ, दक्षिण की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस रास्ते को जीत लिया। इस रास्ते को जीतने का मतलब है कि अब दक्षिण की तरफ ये विस्तार अपना कर सकते थे। उसी तरह पूरा ये आर्यावर्त तो था ही, इन्होंने इसको भी जीत लिया। आठवीं जनजातियां जो जंगलों में अपना निवास करती थी उसको भी इन्होंने जीत लिया। मतलब एक प्रकार से इन्होंने समुद्रगुप्त ने भारत में गुप्त वंश का बहुत ज्यादा प्रसार किया था। ये इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत के नेपोलियन की संज्ञा इन्हें कौन दिया था, ये विंसेंट स्मिथ थे। अब बताओ, चंद्रगुप्त हमारे आज से लगभग 2000 साल पहले के हैं और ये नेपोलियन अभी 2-250 साल पहले आया था। ये हमारे अब इस कहना चाहिए कि नेपोलियन जो है वो यूरोप का समुद्रगुप्त है, पर ये ठीक है, ये लोग अपना इनका अलग ही चलता है, सारा श्रेय खुद ही लेना है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैलाया था। इन्होंने इनके समय में एक प्रशस्ति लिखा गया था, जो यहां देखिए, प्रयाग प्रशस्ति। ये जो है समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये लिखा गया था, लेकिन इसकी जो भाषा है वो है संस्कृति। ठीक है, और लिपि है ब्राह्मी, भाषा है संस्कृति। इससे पहले जो हमने मौर्य काल में देखा था वहां पे भाषा क्या होती थी, संस्कृत नहीं होती थी, बल्कि क्या होती थी, प्राकृत होती थी, है ना। तो ये इसलिए थोड़ा अंतर याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत में लिखा गया है, भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये जो शुरू के कुछ भाग है वो पद्यात्मक है और उसके बाद वाले गद्यात्मक है, यानी पद्य और गद्य दोनों लिखे गए हैं। और कोई भी चीज जो पद्य और गद्य दोनों में लिखी जाती है उससे कहते हैं चंपू शैली। ठीक है, तो इसी प्रयाग प्रशस्ति में आगे चलकर जहांगीर ने भी अपने बारे में कुछ चीजें, कुछ लेख लिखवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति में मुगलों के समय की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये याद रखना। और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने महरौली में एक स्तंभ लेख लिखवाया था, जिसे बाद में इसे दिल्ली में उठा ले गया था। इसकी विशेषता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी। मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी इतने पुराने समय में जो इतना ज्ञान साइंस का नहीं था, उसके बाद इन्होंने ऐसे लोहे में ऐसे क्या यूज किया कि आज तक उसमें जंग नहीं लगी। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो भागवत धर्म में उनकी आस्था थी, इसलिए उन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई थी। तो परम भागवत किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और महरौली स्तंभ इन्हीं के समय में लिखा गया था। विशेषता कि लोहे में आज तक जंग नहीं लगी, लेकिन अभी कहाँ रखा गया है, दिल्ली में। ठीक है, गुप्त काल में कुछ स्वर्ण के सिक्के भी जारी किए गए। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के तो जारी किए ही गए, जैसे आपने देखा कि वो वीणा बजाते हुए कुछ देखे गए हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के कब जारी किए गए थे, यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, बल्कि इसलिए क्योंकि गुप्त काल में जो है वो कला, विद्या और संस्कृति का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। मंदिर निर्माण की जो कला है वो गुप्त काल में शुरू हुई, इसलिए मंदिर निर्माण, भवन निर्माण और चित्रकला का विकास। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई सारे महाकाव्य और साइंस के क्षेत्र में ज्योतिषी, गणित, खगोल, भूगोल, विज्ञान और संस्कृति, मतलब कई सारी जो चीजें हैं उनका विकास गुप्त काल में बहुत ज्यादा देखा गया। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन्हीं के समय कालिदास थे। कालिदास चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास ने एक चीज लिखा है, क्या, मालवी काग्नि मित्रम। इसमें क्या था, तो एक मालविका थी और एक अग्निमित्र थे। अग्निमित्र कौन थे, अग्निमित्र थे पुष्यमित्र शुंग के बेटे। तो ये नाटक है। इन्होंने, अब शुंग वंश की जानकारी उस समय का इतिहास तो है ही, तो उसी के आधार पे इन्होंने अग्निमित्र के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक भीतरी का अभिलेख, स्तंभ लेख है। ये कहाँ है, गाजीपुर में। इसका निर्माण कौन कराया था, स्कंदगुप्त। भीतरी का अभिलेख का निर्माण किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने। कहाँ है, गाजीपुर में है।
फिर आते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। ये एरिया पड़ता है लगभग हरियाणा का जो अंबाला वाला क्षेत्र है वो वहां पड़ता है, थानेश्वर, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें पुष्यभूति वंश या फिर हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये लगभग 7वीं सदी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। इन्हीं के समय में एक चीनी यात्री आया था जिसने लिखा था सी यू की, उसका नाम क्या था? वेन सॉन्ग, ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? सी यू की के लेखक वेन सॉन्ग आया था। एक और मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया, कालिदास के जो कालिदास चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से था, इसकी जानकारी हमें फाहियान से मिलती थी। फाहियान भी एक चीनी यात्री आया था, इन्होंने भी लिखा था फा क्यों की, ठीक है। फा क्यों की ये किसने लिखा था? फाहियान ने। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि कालिदास चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। फा क्यों की, फाहियान चीनी, और सी क्यों की ये कौन है? वेनसोंग ने लिखा था, ठीक है। याद रखना। कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था जो लगभग 200 साल चला था। कहाँ, मतलब आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है त्रिदलीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज पे अधिकार पाने के लिए। कौन कौन इसमें शामिल था? तो बंगाल के पाल थे, और ये पाल वंश थे, और गुर्जर प्रतिहार वंश था, और राष्ट्रकूट थे। ये इन तीनों लोगों के बीच में जो कन्नौज को लेकर त्रिदलीय संघर्ष चला वो लगभग 200 साल तक चलता रहा। लेकिन अंततः कन्नौज पे कौन अपना अधिकार जमा लिया? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। कौन? अगर राजा की बात करें तो मिहिर भोज ने। फिर मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। फिर थोड़े कुछ और हैं, जैसे इनके बाद आते हैं किसके? राष्ट्रकूट। ये कन्नौज पे जब गुर्जर प्रतिहार का पतन हो जाता है तो 2 शासक उसके बाद उभरते हैं, एक गहड़वाल और एक चंदेल। तो कन्नौज वाले एरिया पे कौन आता है? गहड़वाल। तो ये मतलब ये समय कब का है? ये लगभग 1080 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और इनके जो एक राजा होते हैं चंद्रदेव, इन्होंने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। कहाँ? कन्नौज में, गुर्जर प्रतिहार के पतन होने के बाद, ठीक है। इन गढ़वाल वंश में ही एक राजा थे गोविंद चंद्र, जिनका कार्यकाल था 1114 ईस्वी से लेके 1154 ईस्वी तक। ये काफी शक्तिशाली राजा थे गढ़वाल वंश के, ठीक है। इनकी जो सीमा थी वो कन्नौज तो इनकी राजधानी थी, कन्नौज से लेके मगध जो बिहार में पड़ता था वहां तक। और इन्होंने फिर अपनी सीमा को दक्षिण की बात करें तो दक्षिण मालवा तक, यानी जो एमपी में पड़ता है आज के समय, वहां तक फैला के रखे थे। और पश्चिम की बात करें तो इन्होंने महमूद गजनवी को पराजित करके ये अपने सिंध वाले एरिया पे, पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया, पंजाब वाले एरिया पे, वहां तक इनकी सीमा का विस्तार हो चुका था, ठीक है। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के ही समय में तुर्कों ने काशी पर आक्रमण किया था, लेकिन इन्होंने ही गोविंद चंद्र ने ही काशी की रक्षा इस तुर्क शासक से किया था। इसी वजह से इनकी जो रानी थी, रानी कुमार देवी, ठीक है, रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक अभिलेख लिखवाया और उसमें गोविंद चंद्र को हरि का अवतार बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने काशी की जो रक्षा तुर्कों से की थी, ठीक। अब कभी आ गया रानी कुमार देवी का सारनाथ का अभिलेख में किसे हरि का अवतार बताया गया है? तो गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र को, ठीक है। इन्हीं के एक महान शासक थे जयचंद्र, गहड़वाल वंश के ही थे, गहड़वाल वंश के शासक थे जयचंद्र। इनका कार्यकाल था 1170 से ईस्वी से लेके 1193 ईस्वी। ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। ये उत्तर प्रदेश से मतलब राजस्थान वाले एरिया में इनका प्रभाव था। तो जयचंद्र के समय में ही प्रसिद्ध दार्शनिक कवि श्रीहर्ष हुआ करते थे। पूछ लेगा श्रीहर्ष किसके समकालीन थे? तो जयचंद्र के शासनकाल में थे। ये प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने नैषधा चरित नामक एक महाकाव्य की रचना की थी। मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार का पतन हुआ था तो 2 शासक उभरे थे, एक गहड़वाल थे और एक चंदेल थे। तो चंदेल शासक जो है उनका क्षेत्र था बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो को राजधानी बनाया और वहां जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने ही बनाया था। शासक की बात करें तो इनके थे यशोवर्मन और धंगदेव और विद्याधर। धंगदेव ने ही क्या किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन कभी कभी ना ये राजा नहीं पूछता बल्कि शासक पूछ लेता है, मतलब किसके शासन कौन से राजवंश ने बनवाया था? तो चंदेल शासक थे और ना राजा का नाम था धनदेव, खजुराहो का मंदिर, ठीक है। तो ये अब ये की 12वीं, मैंने अभी
92 तक का पढ़ा है। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है, जहां से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। मिडिवल हिस्ट्री की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उनसे संबंधित जो आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें है उसको हम पढ़ेंगे, बाकी और चीजें नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।